ईरान की मुसीबत और बढ़ने वाली है। अभी ईरान के साथ मुसलमान देश और धोखा करने वाले हैं। बुजुर्ग जो कह के गए वो अब होता नजर आ रहा है। इस्लाम का परचम सिर्फ अकेला ईरान उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अब सबसे बड़ी तैयारी है। वो तैयारी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू और अरब देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करने की तैयारी में है। प्लानिंग काफी खतरनाक है। प्लानिंग यह है कि अरब देश और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बड़ा हमला करेंगे और इंटेलिजेंस मदद देगा इजराइल। अरब देश अमेरिका को बैकअप देंगे, बैक सपोर्ट देंगे और ईरान के हमलों को रोकेंगे और समुद्र में ईरान पर हमला भी करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। आप समझ रहे हो? और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी में है कि जैसे ही हम कुछ करेंगे, ऑब्वियसली जब दिखेगा कि अमेरिका कुछ कर रहा है तो धीरे धीरे जो देश पीछे भाग गए हैं वो अमेरिका की मदद को आएंगे। अंदर की खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े देशों को, नेटो वेटो को धमका दिया है, वो तो आपने सुना ही है, लेकिन लालच भी बहुत दे दिया है, जिसकी वजह से अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है तो दुनिया की तमाम बड़ी ताकत अमेरिका के साथ होंगी और ईरान हमेशा की तरह अकेला होगा। तैयारी इतनी बड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप भारी मात्रा में मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौज भेजने वाला है। वहीं व्हाइट हाउस से पेंटागन ने कहा है 200 बिलियन डॉलर कांग्रेस से अप्रूवल दिलवाओ और तुरंत हमें फौज को देने दो, हमें दो आप 200 बिलियन डॉलर। ईरान से भिड़ने के लिए अभी 200 बिलियन डॉलर अमेरिका को और चाहिए। उधर ब्रिटेन ने कंफर्म किया है यूएई के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक टैंकर पर हमला हुआ है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और सऊदी अरब ने मिलकर निंदा की है कि ईरान जो हमले गल्फ पर कर रहा है इसके परिणाम बुरे होंगे। यानी ईरान की पूरी सरकार को निशाना बना बनाकर कत्ल किया जाए तो वो अरब देशों की नजरों में सही है। ईरान के सुप्रीम लीडर को मोहम्मद बिन सलमान जिद कर कर के मरवा दे वो सही है, लेकिन ईरान जब रिटेलिएशन करे, जवाब दे तो ईरान गलत है। यहां तक कि सऊदी अरब ने यह तक कह दिया है कि हमें मिलिट्री एक्शन लेने का भी अधिकार है। आपको क्या लग रहा था कि सऊदी शांत बैठेगा? अरे भाई, सबसे पहले यहूदियों का साथ देने के लिए आज दुनिया देखेगी कि नबी के शहर की फौज जिसकी कमान वक्त के यजीद बिन सलमान में है, वो आपको क्या लगता है वक्त के हुसैन को बचाएगा? अरे वो वक्त का यजीद हुसैन और करबला के 72 शहीदों को कत्ल करवा के मुस्कुरा रहा था और आज का ये यजीद बिन सलमान आज के हुसैनियों को कत्ल करने के लिए अपनी फौज भी उतारने को तैयार। उधर एक देश है बारबाडोस, उसका एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ आ रहा था। ईरान ने कहा कि हमने वार्निंग कई बार दी, लेकिन वो आ रहा था। जब हमने कई बार वार्निंग दे दी तब जाकर वो पीछे हटा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान पूरी तरह से कंट्रोल अभी तक जमाया हुआ है। आइए जरा डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या है। पहले ईरान के साउथर्न पारस बुशहर पर, गैस फील्ड पर, ऑयल फील्ड पर, एनर्जी फील्ड पर इजराइल ने हमला किया, अमेरिका के कहने पर, बिन सलमान के कहने पर। फिर ईरान ने कतर के रास लफॉन इंडस्ट्रियल सिटी को उड़ाया, यूएई में हब्शन गैस फैसिलिटी बाब फील्ड को उड़ाया, सऊदी अरब में अल खर्ज इलाके को निशाना बनाया, बहरीन के अंदर बहरीन एलएनजी रिफाइनरी को ईरान ने उड़ाया। यानी एक हमला ईरान पर हुआ और जवाब में ईरान ने 4 जगह हमले किए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मैंने कतर के अमीर से बात की है और ईरान के इस हमले की निंदा की है और ईरान से मैं कहना चाहता हूं कि हमले इसी वक्त बंद कर दे। हजरात, आपको क्या लग रहा है ईरान ऐसे ही लड़ रहा है? ईरान ही हमला करे जा रहा है? ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है? अरे ईरान की 170 बच्चियों को मारने के बाद अमेरिका, इजराइल ईरान के सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर। ईरान के ये सिविलियंस नहीं है तो कौन है? अमेरिका, इजराइल ईरान को गज्जा बना रहे हैं। अरे ईरान खुद बेवकूफ है,
वो किन अरब से उम्मीद कर रहा है कि वो इनके लिए मदद करेंगे, इनके ईरान के लिए खड़े होंगे? अरे जिन अरबों ने गाजा मिटवा दिया और कुछ ना कर सके, जिस गाजा को अमेरिका इजराइल ने मिलकर इन अरबों के सामने मार डाला, गाजा के लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, एक पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। ईरान को और दुनिया के मुसलमानों को क्या लगता है कि ये अरब ईरान का साथ देंगे? ये यहूदियों के साथी, ये अमेरिका के साथी। अरे छोटे छोटे बच्चों को जला दिया गया गाजा के अंदर, अरब कुछ ना कर सका। गल्फ कॉरपोरेशन कभी नहीं उछला, जीसीसी कभी नहीं बोला, बोलकर चुप हो गया, निंदा के अलावा कुछ नहीं किया। आज तमाम अरब देश ईरान के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार हैं। जिन हिजड़ों की औलादों ने फिलिस्तीन के लिए कभी हथियार नहीं उठाया, जिन फिलिस्तीनियों के लिए, जिन गाजा के लिए सऊदी अरब और यूएई ने कुछ नहीं किया, वो ईरान के खिलाफ हथियार उठाने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस डूब रहा है। गाजा के नरसंहार में बिन सलमान का बिजनेस नहीं डूबा। अरे क्या फायदा था ईरान का भाई? इन सुन्नियों को बचा रहा था। फिलिस्तीन के मुसलमानों का पता कर लेना, सुन्नी है, सुन्नी मुल्क है गाजा, सुन्नी, फिलिस्तीन सुन्नी, बैतुल मुकद्दस मस्जिद सुन्नी। पूरी तरह से ईरान ने कुर्बानी दी गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए। आवाज सिर्फ ईरान ने उठाई और आज मुसलमानों ने उस ईरान को अकेला यको तन्हा छोड़ दिया। लरीजानी का वो बयान मेरे जिगर को बार बार फाड़ रहा है। माजरत चाहूंगा, मैं बार बार जब मैं शूट से हटता हूं, मैं शूट से जब हटता हूं, लरीजानी की कोई फोटो आती है और मेरे पास जो लरीजानी के पहले से प्रूफ पड़े हुए हैं, उनके स्टेटमेंट पड़े हुए हैं, उन पर मेरा दिमाग जाता है। मैं इग्नोर करता हूं कि मैं ना सोचूं ना देखूं, लेकिन ये दिमाग में लरीजानी की बात गूंज रही है और कलेजा फट रहा है बार बार। अरब देशों को कहा था लरीजानी ने, तुम कैसे मुसलमान हो? करबला में इमाम हुसैन को पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन इत्माम हुज्जत करनी थी ना। जब करबला में देखा इमाम ने कि मैं अकेला पड़ गया हूं, तो उस वक्त इमाम हुसैन ने भी कहा था, हल मिन नासिर सुरना, है कोई मेरी मदद करने को आए? है कोई जो हमारी मदद को आए, अहले बैत की मदद को आए? है कोई जो मोहम्मद के नवासे को बचाए? लरीजानी ने भी आवाज दी थी, मुसलमानों, मुस्लिम देशों, हमारे टॉप लीडर को मार दिया गया, तुम चुप रहे। हमारे बच्चों को मार दिया गया, तुम चुप रहे। हमारे आम लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लीडरों को मारा जा रहा है, तुम चुप रहे। तुम किसकी तरफ हो? अमेरिका की तरफ? तुम किसकी तरफ हो? इजराइल की तरफ? मुसलमानों से अपील है, भैया बढ़िया करके ईद मनाइए। बहुत बढ़िया ईद है भाई। ईरान हकीकत में, देखिए, आप इस्लाम की जंग के हिसाब से देख रहे हैं, जिसका जो मन कर रहा है वो इस हिसाब से इस जंग को देख रहा है। मैं बेसिक चीज कह रहा हूं कि ये इंसानियत और हैवानियत के बीच की जंग है, हक और बातिल के बीच की जंग है। पूरी दुनिया अमेरिका की गुलाम बनी हुई है, लेकिन एक ने झुकने से मना कर दिया। लरीजानी कहते थे कि हम हुसैन वाले हैं, हमारे दामन में ना करबला है। करबला वाले बंकर में नहीं जाते, मैदान छोड़कर नहीं भागते।
मुसलमानों को करबला वाला होना चाहिए। अल्लाह की कसम, ये आंखों के सामने करबला हो रही है, एक और करबला। और ये जो ईद की तैयारियां बड़े जोरों से हो रही है ना, देखो मुसलमानों के क्या फर्क पड़ रहा है। मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं है, खुदा की कसम। मार्केट में औरतें भरी हैं, टेलर को फोन किया जा रहा है, भैया कपड़ा नहीं हुआ, एक शर्ट सीधी हो गई, एक कॉलर टेढ़ा हो गया, एक आस्तीन टेढ़ी हो गई, ये ठीक कर दो। अरे जूता नहीं आया है। हाय रे मुसलमान, अलग अलग बातें। अरे ईद है, अल्लाह ना करे ईद से 2 दिन पहले तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए। अल्लाह ना करे तुम्हारे घर के 4 लोग ईद से पहले मारे जाएं, एक्सीडेंट में मर जाएं। फिर कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए, अरे बाप मर गया तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में 4 लाशें पड़ी हैं तो क्या हुआ, ईद मनानी है, अब ईद मनाओ, देखो लिखा है, हदीस है। यहां तो इंसानियत की बात है भाई, मोहब्बत की बात है। जिसे दर्द है सीने में वो ईद मनाएगा। बेशक ईद पर नमाज भी पढ़नी है, ईद पर इबादत भी करनी है, वो अमाल, वो दीनी अमाल छोड़ने नहीं है, लेकिन वो खुशी तो नहीं हो सकती ना। अगर आप खुशी उसी हिसाब से मना रहे हो जैसे पिछले साल आप बड़े खुश थे, तो इसका मतलब ये जो फ्रॉड आप कर रहे हो, ये दुनिया के साथ कर रहे हो कि स्टेटस पे लगा रहे हो कि आप ईरान के साथ हैं। बहरहाल ये अपने अपने घर की बात है, जिसकी आंखों में नमी है। देखिए, जब किसी के घर पे मौत होती है ना, तो जिसके घर का मारा जाता है ना, वो जो घर वाला जो होता है वो जब रोता है तो दूर से देखने वाला कह देता है कि यार इसके घर का इंसान मरा है, इसके घर का। और एक होते हैं दूर के पड़ोस के और दूर के गली मोहल्ले के, वो बस मुंह झुका लेते हैं, या एक कतरा आंख में आंसू आ गया तो दुनिया समझ जाती है ये जो ज़ारो कतार रो रहा है इसके घर में मौत हुई है। और ये जो मुंह लटकाए बस चुपचाप खड़े हैं ना, ये दूर के जानकार हैं, जानने वाले हैं, थोड़े दूर के रिश्तेदारी है। लेकिन अपने ये दुनिया का फंडा है भाई, रिश्ते ऐसे नापे जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुसलमानों, बढ़िया ईद की तैयारी करो। मैं कह रहा हूं मुबारक हो तुम्हें, तुम और बढ़िया तैयारी करो, बहुत बढ़िया। उधर ईरान के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं, मंजर दिखाया ना आपको। ईरान के यज़्द एयरपोर्ट पर, ये देखिए, ईरान के यज़्द एयरपोर्ट को इजराइल ने उड़ा दिया है। आपको याद है यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म के हेड ने रिजाइन दे दिया, ये कहते हुए कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। झूठ के बिना पर ईरान पर हमला किया गया और यह जंग छिड़ दी गई। आपकी स्क्रीन पर दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार है, खासकर अमेरिका का, पहचान लीजिए। आपकी स्क्रीन पर वही जो कैंट बैठे हैं जिन्होंने रिजाइन दिया है यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर से। एक दिन पहले इन्होंने रिजाइन दिया और वहां के सबसे बड़े यूट्यूबर पत्रकार के सामने गए, इंटरव्यू दिया। इन्होंने अपनी बात को रिपीट किया। इन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान से कोई डर नहीं था, लेकिन अमेरिका की सरकार में और अमेरिका के अंदर जो खतरनाक और मजबूत इजरायली लॉबी है, उसने डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाया और डोनाल्ड ट्रंप को जंग में उतार दिया। आप समझ रहे हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है। इसका साफ इशारा है कि इजराइल के पास अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम सीसीटीवी फुटेज है, तमाम सीडियां हैं, एप्स्टीन फाइल की तमाम वीडियोज इसके पास हैं, मूसाद के पास। ब्लैकमेल किया, प्रेशर बनवाया और ट्रंप से हमला करवाया और पूरी दुनिया इस जंग में पिस रही है। मेरे दोस्तों, इस व्यक्ति ने जो काउंटर टेररिज्म का हेड था अमेरिका के, इन्होंने ये भी कहा कि ईरान न्यूक्लियर के करीब नहीं था, ईरान परमाणु के करीब था ही नहीं, लेकिन ये सब कुछ करना था, हम मना कर सकते थे, अमेरिका मना कर सकता था, चाहता तो इजराइल को मना कर देता जब इजराइल ने कहा कि हम हमला कर रहे हैं भाई। लेकिन अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी इजराइल का साथ दिया और हमला कर दिया। ये अभी 2 दिन पहले
अमेरिका का टॉप ऑफिशियल था, अमेरिका के काउंटर टेररिज्म का हेड था जो आदमी ये बात कह रहा है। इसी तरह से ब्रिटेन के चैनल पर ब्रिटेन के ऑफिशियल्स जो सरकारी हैं बता रहे हैं कि बातचीत होते होते आखिर में ईरान अपना यूरेनियम भी देने को तैयार हो गया था। वो डील चाहता था और डील बहुत अच्छी होने वाली थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी कर दी धोखे से। आज दुनिया देख रही है और आज जो ईरान के साथ नहीं खड़ा है, यकीन कीजिए वो अमेरिका का गुलाम है। जो बड़े बड़े तुरमखा और विश्वगुरु बनते हैं वो विश्वगुरु इसलिए चुप हैं क्योंकि उनकी भी सीढ़ियां एप्स्टीन फाइल में मौजूद होंगी। ट्रंप कई बार बोल चुका है कि फलाने का मैं पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसी धमकियां वो दे चुका है अंधभक्तों के बाप को। हजरात, गुजरी रात ईरान हैदर के लाल की तरह लड़ा है, तमाम अरब को हिलाया। और आपको बता दूं कि बगदाद में ईरान के समर्थक लड़ाकों ने पूरी रात अमेरिका की एम्बेसी पर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई हैं। Cuidado. उधर ईरान ने इजराइल पर भी पूरी रात रुक रुक कर हमले किए। इन हमलों में एक विदेशी भी इजराइल में मारा गया है और कई यहूदी घायल हैं और कई सारी मिसाइलें तेल अवीव में और दूसरे शहरों पर इजराइल के गिरी हैं। देखिए וואו. זה ממש נופל פה. כן, זה ממש קרוב. וואו, זה ממש פה. כביש 6. وقع في البلد 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 وحياة الغالي علي. وقع في البلد. وقع في البلد. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימאלה, 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 זהו, למקלט. जो केंट, जो अभी 2 दिन पहले तक अमेरिका के काउंटर टेररिज्म का हेड था,
सच के साथ जैसे ही वो खड़ा हुआ तो एफबीआई ने उस पर केस करके जांच शुरू कर दी है कि जो केंट ने सीक्रेट जानकारी लीक कर दी। लीक वीक कुछ नहीं हुआ, आपके यहां ये ईडी सीबीआई क्राइम है ना, बस जैसे यहां इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही ट्रंप ने एफबीआई को इनके पीछे लगा दिया है। मोहतरम हजरात, 18 दिन से ऊपर हो चुका है, जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां दर्द ना हो रहा हो। हमारे दफ्तर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीच में एक दिन के लिए भी घर गया हो। मैं दसियों परेशानी से गुजर रहा हूं, बीमार इतना हूं कि वोकल कॉर्ड्स जख्मी हो चुके हैं, वोकल कॉर्ड्स जख्मी हो चुके हैं, बलगम में खून आ रहा है, बीच बीच में नाक से खून आ रहा है, बुखार 102 103, बीपी आप जानते हैं, मेरे डॉक्टर मेरे तमाम अपडेट देखते हैं। मैं बताऊं, बीपी मेरा 170-80 बीच में पहुंच गया था 200। ठीक, आपको ये आसान लग रहा होगा। मेरे पैर में भी चोट लगी है, पट्टी बंधी हुई है, मैं दिखा नहीं सकता। ऑफिस के ही दहलीज पर चक्कर खा के गिरा, चोट आई क्योंकि 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा सो रहा हूं। ये चश्मा फैशन की वजह से नहीं लगा रहा हूं, ये डार्क सर्कल छुपाने की वजह से लगा रहा हूं, वरना गम की खबरों में, दुख की खबरों में टशन मारने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूं प्योर हूं आपके सामने। जिगर फटता है तो आंसू दिखते हैं। जब हम हैदर की तरह हमला करते हैं तो वो जोश भी आपको मेरा नज़र आता है, मेरे चेहरे को आप पढ़ते हैं। यकीन जानिए, पिछले हफ्ते मेरी नानी आईसीयू में थी कई दिन। बताता मैं बाद में हूं, मैं अपना दुख सबसे बाद में बताता हूं। तो बस ये तमाम चीज़ें अब भी मैंने सिर्फ इसलिए बताई है क्योंकि ऊपर से नीचे तक सेहत बिल्कुल बेकार हो चुकी है। डॉक्टर मेरी वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर मुझे दवा देने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तुम्हारा स्लीपिंग साइकिल खराब हो चुका है, तुम्हारा पेट खराब रहेगा, तुम्हारी दिमाग की नसें टाइट हो जाएंगी, मुझे माइग्रेन का पेन रहने लगा है। ऐसा कोई जोड़ नहीं जहां दर्द ना हो रहा है। मैं कह रहा हूं ना, वोकल कॉर्ड जख्मी हो चुके हैं। कैमरे के आगे ही बोल रहा हूं, ना फोन पे बात कर पा रहा हूं, ना ऑफिस में किसी से बैठ के इशारों में बात कर रहा हूं। जितना बोल रहा हूं कैमरे के आगे बोल रहा हूं। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके घर में जो बुजुर्ग देख रहे हैं ना, वो मेरे अपने बड़े हैं। उनसे मुझे दुआ चाहिए कि हमारी हिम्मत न टूटे। मेरे ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, आपकी दुआ उन्हें भी चाहिए। मेरी सेहत के लिए थोड़ा दुआ कीजिए कि इसी तरह से मैं आपके सामने आता रहूं और खबरें बताता रहूं। मेरे घर में भी 1000 मसले हैं। मैंने बताया नानी आईसीयू में है तो मेरी माँ की क्या हालत होगी, और माँ की हालत ख़राब हो और बेटा यहाँ 18 दिन से रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ पैसे का मामला नहीं है मुन्ना, सब येलो डॉलर पे है। जो यूट्यूबर है वो समझ रहे हैं, सब येलो डॉलर, कोई अर्निंग नहीं। लेकिन फिर भी आपके लिए खड़ा हूँ, कौम के लिए, दीन के लिए, उम्मत के लिए खड़ा हूँ। दुआ दीजिए, सिर्फ दुआ। वस्सलाम।